नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आईटीसी के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट है। 514 रुपए 15 पैसे इस टाइम इसका करंटली शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है, मेरे पास इस टाइम दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। सबसे पहले हम शुरुआत पॉजिटिव न्यूज से ही करते हैं, उसके बाद स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज, इस स्टॉक में आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, साथ में जो इसका यहाँ पे टारगेट रहने वाला है वो टारगेट यहाँ पे 680 प्लस होने वाला है, जिसको ये 10 अक्टूबर से पहले पहले अपने अपर सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू है उसको अचीव करने वाला है। मतलब 680 को यहाँ पे अचीव करने वाला है। 650 रुपए पे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, आज आपको सिर्फ एक ही न्यूज़ मार्केट में दिखाई देगी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपनी लाइफ टाइम का सबसे हायर वैल्यू को अचीव किया है, जो 84,696 के आसपास है। ठीक है, मतलब सेंसेक्स ने 84,696 को टच करके इंडियन स्टॉक मार्केट में कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। अपनी लाइफ टाइम की सबसे हायर वैल्यू को उसने टच किया है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट की 10 से 15 साल तक के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख सकते हो। जब जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और नए रिकॉर्ड को कायम किया है, जो कि हर साल वो करता है। देखो, हर साल सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड कायम करता है। ठीक है, और जब भी सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर आपको अपर सर्किट देखने को मिलता ही मिलता है और अपर सर्किट लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते से आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल के अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। कम से कम 80 या 90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट आपको देखने को मिलेंगे। फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। साथ में 30% स्टॉक ऐसे थे जो अपने अपर सर्किट के बिल्कुल नियर बाय पहुंच गए। ठीक है, साथ में 30% स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने अपर सर्किट में जाने से पहले यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट की, क्योंकि वहां पे सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था। मार्केट में पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आने लग गई थी कि भी मार्केट जबरदस्त उछलेगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और सेंसेक्स भी काफी ज्यादा उछला, 1350 पॉइंट उछल के उन्होंने मार्केट की क्लोजिंग दी। हालांकि उछला तो सेंसेक्स कम से कम 1500 पॉइंट के आसपास था। ठीक है, लेकिन 1350 पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूज का जो सिलसिला था एक हफ्ते से मार्केट में चल रहा था, तो कुछ स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने वहां पे एक अपर सर्किट की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम करने से पहले वहां पे एक हल्की सी गिरावट कर दी, ताकि जो वहां पे इन्वेस्टर्स सेलिंग प्रेशर्स बना रहे थे उनको ऑपरेटर्स एक झटके में सबको लपेटे और सारा माल लपेट के सीधा अपर सर्किट लगा दे। ठीक है, तो ये थी अब तक की दो सबसे बड़ी अपडेट। अब चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल को लेके। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो कल स्टॉक में 5 रुपए 90 पैसे का एक जबरदस्त यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। साथ में 1.16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। अगर इसके 5 डेज के चार्ट की बात करें या पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में सिर्फ 5 पैसे का नेगेटिव गिरावट देखने को मिली। साथ में अगर इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब मात्र 8 रुपए 75 पैसे की पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 8 रुपए 75 पैसे की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करें कि भाई अगर जिस प्राइस रेंज में ये स्टॉक एग्जिस्ट करता है, मतलब 514 रुपए का ये स्टॉक है, और यहाँ पे अगर 1 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो मात्र सिर्फ 8 रुपए का ही यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली। 514 रुपए का स्टॉक और 8 रुपए की यहाँ पे ग्रोथ, समझ सकते हो आप। देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ये स्टॉक यहाँ पे किसी प्राइस रेंज के बीच में स्टक हो गया। जो यहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस आनी चाहिए, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है उसके हिसाब से जो यहाँ पे परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण है। मैं तीनों फैक्टर्स के बारे में बारीकी से इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन जो कल की यहाँ पे गिरावट है, कल यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट हुई। ठीक है, और एक जबरदस्त यहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखने को मिला लगातार पूरे हफ्ते ही।
ठीक है। लगातार ये 5 डेज का चार्ट है, यहाँ पे लगातार पूरे हफ्ते एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देखने को मिला, ठीक है। और मार्केट के वीक एंड तक आते आते यहाँ पे 5 पैसे की गिरावट रह गई। इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि एफआईआई ने सितंबर में 2 सबसे बड़ी बिकवाली की है, और दोनों बिकवाली बड़े लॉस के साथ की है, ठीक है। यहाँ पे जो बिकवाली हुई है वो काफी करोड़ों के वॉल्यूम में हुई है, ठीक है। अगर जहां से संसद के बजट से लेके अब तक की बात करें तो एफआईआई ने 3 महीने में कम से कम 30,000 करोड़ की एक बड़ी बिकवाली की है, ठीक है। जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई, जिसके चलते मार्केट में 1 महीने से जबरदस्त फ्लक्चुएशंस का दौर बन गया, ठीक है। साथ में जो रिसेंटली बिकवाली हुई है वो पिछले हफ्ते की है, जिसकी वजह से लगातार पूरे हफ्ते मार्केट के अंदर एक जबरदस्त गिरावट रही। हालांकि जो इंडिसेस है सेंसेक्स की और निफ्टी की वो बिल्कुल पॉजिटिव मोमेंटम पे चल रही थी, लेकिन मार्केट में फिर भी गिरावट का सिलसिला था, क्योंकि एफआईआई ने बड़े लेवल पे बिकवाली की, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड वगैरह और फाइनेंशियल कंपनियों ने सेल आउट करना शुरू कर दिया। साथ में जो यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो पैनिक हो गए और उन्होंने भी काफी बड़े वॉल्यूम पे वहां पे सेल आउट करके एक सेलिंग प्रेशर बना दिया। तो ये था पिछले हफ्ते की गिरावट का बेसिक रीजन। अब बात करते हैं उन 3 फैक्टर्स के बारे में, उन 2 फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से ये स्टॉक पिछले 3 महीने से एक प्राइस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो आई क्यों नहीं। देखो, इनमें से जो सबसे पहला फैक्टर था वो था इंटरनेशनल मार्केट को लेके। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो यूरोप के मार्केट को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एनवाईएससी की यहाँ पे बात करेंगे, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां ऑपरेट होती है। वो दम रखता है अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को और पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है, एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन देने का दम रखता है, ठीक है। देखो, यूरोप के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का वॉर चल रहा है। तो यूरोप के अंदर जो हायर कमिश्नर कंट्रीज हैं वो सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वॉर में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वहां या तो जॉब के रिसेशंस आ रहे हैं या फिर बैंकों में लगातार एक से बढ़ के एक क्राइसिस आ रहे हैं। यूरोप के मार्केट में अगर एनवाईएससी की बात करें तो एनवाईएससी के अंदर 2 सबसे बड़े क्रैश आए हैं। जो पहला क्रैश था वो 5 अगस्त के आसपास था, जहां पे एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि डॉ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, जो कि यूरोप की इंडस्ट्रीज एवरेज इंडिसेज को शो करता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट पे इतना बड़ा असर हुआ कि सेंसेक्स कम से कम 3500 पॉइंट के साथ ध्वस्त हो गया, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स का और फाइनेंशियल कंपनियों का बहुत ही ज्यादा पैसा छू हो गया, बिल्कुल डूब गया, ठीक है। जैसे तैसे मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया, और तो 3 सितंबर के आसपास फिर से यूरोप के मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया। वहां के सिलिकॉन वैली बैंक में फिर से एक बड़ा क्रैश आया और एनवाईएससी फिर से 650 पॉइंट गिर गया। उसका नतीजा ये हुआ, इंपैक्ट ये हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट पे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सीधे सीधे 1500 पॉइंट की गिरावट हो गई। लगातार इस तरह के झटके यूरोप के मार्केट में लग रहे हैं, फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, वहां की जो मार्केट है वो प्रॉपर स्टेबल हो नहीं पा रही, जिसकी वजह से लगातार 2-3 महीने से मार्केट में जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशंस है। उन्होंने पूरे यूरोप के मार्केट ने पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को बुरी तरह से हिला रखा है, ठीक है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में गिरावट का, वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी को लेके कंसर्न चल रहा है। क्या होता है कि जो लीप ईयर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा खास होता है, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। देखो, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपने अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे फ्लक्चुएशंस का दौर बना हुआ है, क्योंकि जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वही सबसे ज्यादा या तो फ्लक्चुएट करते हैं या फिर उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होती है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल थोड़े से मजबूत है या स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे गिरावट तो होगी नहीं, लेकिन वो स्टॉक परफॉर्मेंस भी वहां पे बिल्कुल नहीं देगा। जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा है, उनमें ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो लगातार 3 साल से अच्छे खासे रिटर्न देते आए, उन्हीं में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है। जैसे कि फार्मा का हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ग्रीन पावर सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया। आज कुछ स्टॉक ऐसे हैं, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है, आज वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ भाग रहे हैं। जैसे गोल्ड फ्री, जैसे आप लिक्वायर के ले लो, सिगरेट या तंबाकू बनाने वाले, प्रोडक्ट बनाने वाले स्टॉक्स ले लो, टेक्सटाइल ले लो, सिरामिक्स ले लो, ज्वेलरी ले लो, साथ में फूड और शुगर जैसे स्टॉक ले लो, आज वो पॉजिटिव मोमेंटम में। तो ये सबसे बड़े बेसिक 3 रीजन थे मार्केट को हिलाने के लिए।